बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का, जो कि 2024 का पेपर है फेडरल बोर्ड का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने इस पेपर का जो सेक्शन सी था उसका क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था। तो आज हम इस लेक्चर में सेक्शन सी के जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, यूज गॉस जॉर्डन मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 और थर्ड इक्वेशन है 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि इन लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। यानी जो गॉस जॉर्डन मेथड है उसको यूज करते हुए इन लीनियर इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जो लीनियर इक्वेशन है, 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब यह होता है कि उसमें जो x, y और z या जो अननोन वेरिएबल्स हैं या जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। यानी सॉल्व दिस इक्वेशन, तो इट मींस कि हमने यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू फाइंड करनी है। इन तीनों इक्वेशंस के अंदर जो अननोन वेरिएबल्स हैं दैट आर x, y एंड z एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने जो मेथड यूज करना है वो है गॉस जॉर्डन मेथड है। तो याद रखें स्टूडेंट, आपने अपनी बुक का जो मैट्रिक्स का चैप्टर है वहां पे पढ़ा हुआ है कि मैट्रिसेस को यूज करते हुए हम जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसके 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे पहले मैं वो मेथड्स को बताता हूं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है टू सॉल्व द लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थ्रू मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। और इसके बाद जो सेकंड मेथड है टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, दैट इज क्रैमर रूल है। यानी क्रैमर रूल के जरिए भी आप इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो थर्ड मेथड है टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड है। यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और फोर्थ और लास्ट मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड है। हमने यहां पर क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने गॉस जॉर्डन मेथड को यूज करते हुए इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है और गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड ये होता है कि सबसे पहले हमने इन लीनियर इक्वेशंस की आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। यानी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होता है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। यानी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन और फिर उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहां से x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर हम इस तरीके से इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो दैट मेथड इज कॉल्ड
गॉस जॉर्डन मेथड, ये गॉस जॉर्डन मेथड होगा। और अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वो जो आपके पास मेथड होगा दैट मेथड इज कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड होगा। यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, और गॉस जॉर्डन मेथड में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, और फिर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के जरिए आपने x और y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो दिस इज कॉल्ड गॉस जॉर्डन मेथड होगा। अब स्टूडेंट पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके बाद हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स किससे कहते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले एचेलॉन फॉर्म देखूंगा और उसके बाद फिर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म किससे कहते हैं ये हम देखेंगे। यानी एचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन होगी कि अ मैट्रिक्स X is called in echelon form, is called in echelon form if the following conditions are hold, if the following conditions are satisfied। यानी अगर ये जो कंडीशंस है ये सेटिस्फाई हो रही हो या होल्ड कर रही हूं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स X जो है वो एचेलॉन फॉर्म में होगी। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि द लीडिंग एंट्रीज ऑफ ईच रो, द लीडिंग एंट्रीज ऑफ ईच रो शुड बी 1। यानी जो हर रो की लीडिंग एंट्री होगी दैट शुड बी 1 होनी चाहिए। यानी लीडिंग एंट्री कहते हैं किसी भी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को उस रो की लीडिंग एंट्री कहा जाता है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं 3 4 5 6, फिर 0 7 8 9, फिर 0 0 2 1 ले लेता हूं। अब यहां पे देखें फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 3 है। यानी फर्स्ट रो की जो नॉन जीरो एंट्री है वो 3 है, तो इट मींस कि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 3 होगी। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 7 है, तो इट मींस कि सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 7 होगी, क्योंकि सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो 7 है। इसी तरीके से थर्ड रो की लीडिंग एंट्री 2 होगी, क्योंकि जो थर्ड रो है उसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, 2 है, तो इट मींस के इसको एचेलॉन फॉर्म में होने के लिए इस मैट्रिक्स को ये लीडिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी मैं अगर 3 की जगह भी 1 लिखूं और इस 7 की जगह भी 1 लिखूं और इस 2 की जगह भी 1 लिखूं, तो इट मींस के ईच रो की जो लीडिंग एंट्री है वो यहां पर क्या हो गई, 1 हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि एचेलॉन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को होने के लिए कि द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री, द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री, बिलो द लीडिंग एंट्रीज शुड बी 0। यानी वो एंट्रीज जो लीडिंग एंट्री के कॉलम में होंगी उनको 0 होना चाहिए। यानी जैसे देखें कि ये जो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है और इसके नीचे जितनी एंट्रीज हैं ये सारी 0 होनी चाहिए। यानी इस 1 के कॉलम में जितनी एंट्रीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसी तरीके से सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी 1 है और इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी तरीके से थर्ड रो की लीडिंग एंट्री 1 है, तो क्योंकि इसके आगे कोई रो नहीं है तो इट मींस कि जहां पर ये बात स्टॉप हो जाएगी। अगर ये दो कंडीशंस किसी मैट्रिक्स के अंदर फुलफिल होती है कि यानी लीडिंग एंट्रीज क्या होती है, 1 होती हैं और उन लीडिंग एंट्रीज के कॉलम में जितनी एंट्रीज हैं वो सारी 0 हो जाएं, तो फिर वो मैट्रिक्स किस में होगी, वो मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में होगी।
और सेकंड जो है वो आपने पढ़ना है कि रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के लिए आपके पास 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट 2 कंडीशन यही है। जो थर्ड कंडीशन जो है वो ये होगी कि द एंट्रीज above the leading entries should be 0। यानी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को होने के लिए जो एंट्रीज लीडिंग एंट्री के कॉलम में यानी लीडिंग एंट्री के ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो भी अगर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, वो मैट्रिक्स रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में होगी। जैसे फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है और चूंकि ये फर्स्ट रो है, इससे आगे कोई रो नहीं है, इससे पिछली कोई रो नहीं है, तो इट मींस के इसका 0 चेक नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 है और इस लीडिंग एंट्री के नीचे भी 0 है और ऊपर 4 है, अगर इस 4 की जगह भी 0 होना चाहिए रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए। इसी तरीके से थर्ड रो की लीडिंग एंट्री 1 है तो इस 1 के ऊपर आपके पास 8 और 5 है, तो इट मींस कि अगर 8 और 5 भी क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स होगी ये किस में होगी, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में होगी। यानी दिस इज द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है। आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व। अब हम गॉस जॉर्डन मेथड के जरिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है इन इक्वेशंस के लिए और फिर उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। तो उसके लिए देखें, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के लिए सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होगी। यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हमने यहाँ पे लिखना है। और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल होगी। यानी जिन वेरिएबल की वैल्यूज हमने फाइंड करना है उस मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिखना है। और राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स होगी दैट विल बी कांस्टेंट मैट्रिक्स। यानी जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इन इक्वेशंस के अंदर उनको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट लिखते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, -2 है, उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। z का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो सेकंड रो में हम फर्स्ट कोफिशिएंट लिखेंगे 3 और y का कोफिशिएंट 5 है, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। और चूंकि सेकंड इक्वेशन में z नहीं गिवन है तो इट मींस कि z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब हम थर्ड रो में लिखेंगे। थर्ड रो लिखने के लिए जो थर्ड इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट है उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें x वाली वैल्यू टर्म नहीं आ रही है, तो इट मींस कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट थर्ड इक्वेशन में क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। y का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और z का कोफिशिएंट 3 है। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल मैट्रिक्स लिखनी है, यानी जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है उनको राइट करना है। तो उसके लिए देखें यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं दैट आर x, y, z। तो इन x, y, z को हमने कॉलम की फॉर्म में इस तरीके से लिखना है x, y, z को। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट 11 है और थर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट 13 है। तो हम इस तरीके से इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। इधर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाई जाएगी, हमने जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है
और जो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है इनको कंबाइंड फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनानी है। यानी कैसे, जैसे आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट में फर्स्ट रो है 1 -2 एंड 1 है, सेकंड रो है 3 5 एंड 0 है, और जो थर्ड रो है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट की 0 4 एंड 3 है। इनमें इस मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम को हमने ज्वाइन करना है। लास्ट कॉलम में हमने ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसको लास्ट कॉलम के तौर पे लिखना है 3 11 13, और यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये जो नंबर्स है, ये जो लास्ट कॉलम है दैट इज कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसको हमने इस मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ इकट्ठा करके लिख लें तो दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जैसे आप कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, पर्दे के पीछे बिठाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये 3 11 13 जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स के हिस्सा नहीं है, तो इनको हमने इससे अलग करने के लिए बीच में डॉटेड लाइन को क्या किया है, ड्रा किया है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके x, y और z की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। दैट मेथड इज कॉल्ड गॉस-जॉर्डन मेथड। तो अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ये होती है कि किसी कोई भी मैट्रिक्स रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में होगी, उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि लीडिंग एंट्रीज को 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री जहाँ पे ऑलरेडी क्या है 1 है, और फिर सेकंड कंडीशन ये थी कि इस 1 के नीचे जितनी एंट्रीज हैं उन सब को 0 होना चाहिए। तो 1 के नीचे देखें सेकंड रो की लीडिंग फर्स्ट एंट्री 3 है, तो इस 3 को 0 होना चाहिए। तो बाय रो ऑपरेशन हम इस 3 को 0 बनाएंगे। तो उसके लिए रो ऑपरेशन क्या करेंगे, R2 - 3 R1 करेंगे, तो आपके पास ये 3 0 हो जाएगा। तो R2 - 3 R1 करते हैं तो R2 आपके पास क्या है, फर्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री आपके पास है, ये ऑपरेशन है आपके पास R2 - 2 R1 है, तो ये 3 - 2 into R1 की फर्स्ट एंट्री 1 है, सॉरी R2 - 3 R1 है, नॉट 2 R1 है। तो ये 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो को हम एज इट इज लिखेंगे 1 - 2 एंड 3, तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से हमने सेकंड रो की सेकंड एंट्री क्या है, 5 है, तो R2 की जगह हम 5 पुट करेंगे। -3 into R1 की सेकंड एंट्री क्या है, -2 है, तो 5 + 6 हो जाएगा। तो 5 + 6 क्या होता है, 11 होता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 11 राइट करेंगे। इसी तरीके से जो थर्ड एंट्री है सेकंड रो की दैट इज 0, तो यहाँ पे R2 की जगह 0 लिखेंगे। -3 into R1 आपके पास 1 है, यानी फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री 1 है, तो 0 - 3 क्या आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, और जो नेक्स्ट एंट्री है R2 की वो 11 है, तो R2 की जगह 11 - 3 into R1 आपके पास 3 है, तो 11 - 9 आएगा। तो 11 - 9 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर जो थर्ड रो है दैट इज 0 4 3 एंड 13। थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी 0 है, तो उसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सेकंड रो की तरफ आएंगे। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को हमने 1 बनाना है, जबकि सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, आपके पास 11 है। तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, क्या ऑपरेशन करना होगा, उसको यहाँ पे राइट करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, इस पार्ट को। यानी आपने इस 11 को 1 बनाना है, तो आपने 4 3 12 होता है, यानी अगर मैं 11 - 12 करूं तो यानी ये ऑपरेशन करूं R2 - 3 into R3 कर लूं, तो मेरे पास ये वाली जो एंट्री हो जाएगी ये -1 हो जाएगी, और इजीली क्या हो जाएगा आपके पास ये, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 1 बनाएंगे
तो फर्स्ट रो को एज इट इज रहने देते हैं। अब हमारे पास ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस 3R1 है, तो R2 की फर्स्ट एंट्री आपके पास 0 है और R3 की फर्स्ट एंट्री आपके पास 0 है, तो 0 माइनस 0 ये 0 ही रहेगा। इसी तरीके से R2 की सेकंड एंट्री आपके पास 11 है, माइनस 3 इंटू R3 की सेकंड एंट्री 4 है, तो 11 माइनस 12 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 हो जाएगा। इसी तरीके से R2 की थर्ड एंट्री -3 है और R3 की थर्ड एंट्री +3 है, तो -3 -9 क्या होगा, -12 होगा, तो ये -12 हो जाएगा। इसी तरीके से R2 की लास्ट एंट्री 2 है और 3 इंटू R3 है, तो R3 की लास्ट एंट्री 13 है, 2 माइनस 26 हो जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, 36 हो जाएगा, सॉरी 39 होगा, 3 3 9, 3 1 3, 2 माइनस 39 करते हैं तो ये आपके पास -37 आता है, तो इट मीन्स के ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, -37 होगी और R3 को हम एज इट इज फिलहाल क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो R2 की लीडिंग एंट्री है उसको 1 बनाना है। तो R2 की लीडिंग एंट्री को 1 बनाने के लिए आपने क्या स्टेप करना होगा कि R2 को मल्टीप्लाई करना होगा -1 से, क्योंकि R2 की लीडिंग एंट्री -1 है। -1 को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +1 होता है, तो बाकी एंट्रीज एज इट इज राइट करेंगे। ये 0 -1 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा, ये +12 होगा, ये +37 होगा, ये 0 4 3 13 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में R2 की लीडिंग एंट्री अब 1 हो गई, तो इस 1 के नीचे आपने क्या बनाना है, 1 के नीचे आपने जो 4 आ रहा है इसको 0 बनाना है। तो उसके लिए क्या स्टेप करेंगे, आपने क्या ऑपरेशन करना है, उसके लिए ये ऑपरेशन करना है कि R3 माइनस 4 R2 करना है। तो इट मीन्स के फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस 2 1 एंड 3, सेकंड रो भी एज इट इज आएगी 0 1 12 एंड 37। जो थर्ड रो है उसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो 0 है, तो 0 माइनस 4 इंटू R2 की भी फर्स्ट एंट्री 0 है, तो इट मीन्स कि ये 0 रहेगा। अब हमारे पास ऑपरेशन ये है R3 माइनस 4 R2 है, तो इट मीन्स के थर्ड रो की सेकंड एंट्री 4 है, -4 इंटू R2 की सेकंड एंट्री 1 है, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 राइट करेंगे। इसी तरीके से R3 की थर्ड एंट्री 3 है, -4 इंटू R2 की थर्ड एंट्री क्या है आपके पास 12 है, तो 4 3 माइनस 4 2 8 4 1 4, तो 3 माइनस 48 क्या होगा, -45 हो जाएगा, तो इट मीन्स कि दैट विल बी -45 होगा। इसी तरीके से लास्ट एंट्री R3 की है 13 माइनस 4 इंटू R2 की है 37 है, तो ये 13 माइनस 4 7 28 2 कैरी गया, 4 3 12 प्लस 2 14 होगा, 148 माइनस 13 करते हैं तो 8 माइनस 3 5 और 4 माइनस 1 3, तो -135 होगा, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे -135 को। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो लास्ट रो है उसकी लीडिंग एंट्री अब -45 आ गई है। अब -45 को आपने 1 बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये कर सकते हैं कि लास्ट जो रो है उसको हम -1/45 के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें, तो -45 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी और सेकंड रो भी एज इट इज आ जाएगी। थर्ड रो में ये 0 0 -45 के साथ अगर हम लोग -1/45 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाता है। अब -135 को अगर -1/45 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 5 9 45,
5 2 10, 5 7 35, 9 3 27। तो इट मींस के माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या होगा 3 होगा। तो इस तरीके से हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब चूंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने गॉस जॉर्डन मेथड को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए गॉस जॉर्डन मेथड के लिए हमने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि लीडिंग एंट्रीज के अबव जो एंट्रीज हैं, लीडिंग एंट्री के ऊपर जो एंट्रीज है उनको भी आपने जीरो बनाना है। जैसे ये सेकंड रो की लीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर -2 आ रहा है, तो इस -2 को भी हमने क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो उसके लिए क्या ऑपरेशन करेंगे, उसके लिए हमारा पास ऑपरेशन होगा R1 प्लस 2R2 होगा, दैट विल बी द ऑपरेशन। तो ये 1 ही रहेगा, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर R1 आपके पास 1 है, थर्ड एंट्री प्लस 2 इंटू R2 12 है, तो 1 प्लस 24 हो जाएगा, तो दैट विल बी 25 होगा। इसी तरीके से आपके पास जो लास्ट एंट्रीज हैं, R1 की लास्ट एंट्री 3 है, प्लस 2 इंटू R2 की लास्ट एंट्री 37 है, 3 प्लस 37 2 ज़र करते हैं तो 7 2 ज़र 14, 2 3 ज़र 6, 74 होता है, और ये 77 होगा। तो इट मींस के दैट विल बी 77। और इसके बाद सेकंड रो को हम एज इट इज लिखेंगे, तो ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और थर्ड रो भी हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस 1 के ऊपर, यानी जो लास्ट रो है उसकी लीडिंग एंट्री के ऊपर जो एंट्रीज है उनको भी जीरो बनाना है। तो इट मींस के आपने इस 25 को भी जीरो बनाना है, इस 12 को भी जीरो बनाना है, इस 1 के जरिए जीरो बनाना है। उसके लिए हम क्या ऑपरेशन करेंगे, हमारे पास पहले हम 25 को जीरो बनाने हैं, तो 25 किस रो की एंट्री है, फर्स्ट रो की एंट्री है, और 1 किस रो की एंट्री है, थर्ड रो की एंट्री है। तो हम जो ऑपरेशन करेंगे वो होगा R1 - 25 इंटू R3 होगा। तो अगर इस तरीके से करें तो ये 1 -0 1 ही रहेगा, और यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 रहेगा। 25 - 25 ये 0 होगा, और अब लास्ट एंट्री फर्स्ट रो की 77 है, इधर 3 है, तो इट मींस कि ये 77 - 25 इंटू 3 होगा। तो ये 3 5 ज़र 15, 1 कैरी गया, 3 2 ज़र 6 प्लस 1 क्या होगा 7, तो दैट विल बी 2। तो इट मींस कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में हमने इस 12 को भी जीरो बनाना है, यानी जो सेकंड रो की थर्ड एंट्री है इसको भी जीरो बनाना है, और इस 1 के जरिए जीरो बनाना है। तो उसके लिए आपको ऑपरेशन करना होगा R2 - 12 इंटू R3 करना होगा, तो ये 0 1 और ये 0 होगा। अब लास्ट एंट्री सेकंड रो की 37 है, तो R2 की जगह 37 - 12 इंटू R3 की लास्ट रो क्या है 3 है, तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 3, तो ये 37 - 12 3 ज़र 36 होता है, तो दैट विल बी 1। तो अब आपके पास लास्ट रो एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो लीडिंग एंट्रीज हैं वो 1 हो चुकी हैं, और लीडिंग एंट्री के अबव और बिलो दोनों एंट्रीज क्या हैं 0 है। जैसे फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे 0 है, सेकंड लीडिंग एंट्री 1 है, इसके ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, थर्ड लीडिंग एंट्री आपके पास 1 है, तो इसके ऊपर जितनी एंट्रीज है सारी 0 है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म में है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। तो इट मींस कि हमने जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स थी उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को हम यूज करके x, y और z की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे आपने फाइंड करना है। तो आपने सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स आपके पास आ गई है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है, इसको दोबारा से आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे याद रखें कि ये वाली जो एंट्रीज थी ये डॉटेड लाइन लगा के हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में इसमें डॉटेड लाइन लगा के इस कॉलम को सेपरेट किया था जो कांस्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम था।
अगर मैं इनको दोबारा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो ये कोफिशिएंट ऑफ x होगा x प्लस दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 0y प्लस 0z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो को देखते हुए मैं इक्वेशन लिखूंगा तो x का कोफिशिएंट 0x प्लस 1y है, यानी y का कोफिशिएंट क्या है y है, और z प्लस z का कोफिशिएंट भी क्या है 0 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो लिखूं तो आपके पास थर्ड रो से थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, x का कोफिशिएंट भी 0 है, y का कोफिशिएंट भी 0 है और z का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब क्योंकि 0y 0z लिखने की जरूरत नहीं है, इधर जस्ट हम x लिखेंगे तो इट मींस के x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ पर सिर्फ y रह जाएगा तो इट मींस के y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा सिर्फ z रह जाएगा तो इट मींस के z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम x, y और z की वैल्यूज अगर फाइंड करें तो दैट मेथड इज कॉल्ड आर्गुमेंटेड गॉस जॉर्डन मेथड होता है। गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है कि आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है, उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास x, y और z की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जैसे अब हमने यहाँ पर किया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इफ y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये स्टूडेंट आपके पास ब्रैकेट के अंदर 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 3, ये पॉइंट नहीं है बल्कि मल्टीप्लीकेशन है, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 फैक्टोरियल है, this is not 21, this is 2 factorial into 1/6 whole square plus 1 into 3 into 5 into divided by 8 into 3 factorial into 1/6 whole power 3 plus so on, then verify that 5y square plus 10y minus 1 equal to 0 है। आपका ये जो क्वेश्चन आया स्टूडेंट, ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम से आया है, जो कि आपका शायद चैप्टर नंबर 6 बन रहा है आपकी बुक का, जो केपीके की बुक है, वहाँ पर आपने मैथमेटिकल इंडक्शंस और बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म बनानी है, यानी हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है कि 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 1 इक्वल टू 0 के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपने बाइनोमियल सीरीज पढ़ी थी। लेट्स सपोज मैं ये जो गिवन इक्वेशन है इसी को मैं ले लेता हूं, इस क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है उसको लेता हूं और इसके राइट हैंड साइड पे हम क्या करते हैं 1 को ऐड कर, यानी दोनों साइड से एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड पे क्या करना है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। दोनों साइड पे अगर 1 को ऐड करें तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे y प्लस 1 होगा, राइट हैंड साइड होगी 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 फैक्टोरियल 1/6 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 फैक्टोरियल 1/6 होल क्यूब होगी प्लस सो ऑन। यानी हमने जो गिवन इक्वेशन थी, जो गिवन सीरीज थी, उस सीरीज के दोनों साइड पे क्या ऐड किया 1 ऐड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखें कि यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी का प्रूफ करना है वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ, वो आपके पास है 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर बनानी है, तो उसके लिए आपने ये, अब हमने इस सीरीज का ये आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज का
यूज करना है तो आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि बाइनोमियल सीरीज किसके इक्वल होती है, किस बाइनोमियल सीरीज की फॉर्म क्या होती है, वो होती है कि 1 प्लस एक्स होल पावर n किसके इक्वल होता है, 1 प्लस n इंटू एक्स इन प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। तो दिस इज द बाइनोमियल सीरीज। और ये जो सीरीज है जिसके हमने दोनों साइड पे 1 को ऐड किया है, इसको हम 1 का नाम देते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं, 2 का नाम देते हैं। अब हमने इन दोनों सीरीज को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है, यानी कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर कंपेयर करें, यानी सीरीज 1 और सीरीज 2 को कंपेयर करें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, y प्लस 1 है। तो इट मीन्स कि y प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स होल पावर n के इक्वल होगा। जब भी दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर होती है। तो इक्वेशन यानी सीरीज 1 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y प्लस 1 है और सीरीज 2 में जो बाइनोमियल सीरीज है उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस एक्स होल पावर n है। तो इट मीन्स कि y प्लस 1 फिर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स होल पावर n के इक्वल होगा। अब हम किसी भी तरीके से यहाँ पर x और n की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसको फिर सिंप्लीफाई करके ये वाली फॉर्म हम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि उसके लिए राइट हैंड साइड को कंपेयर करें। तो सीरीज 1 में जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है वो 1 है और सीरीज 2 के अंदर भी राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म 1 है। तो इट मीन्स कि फर्स्ट टर्म आपस में क्या है, सेम है। अब सीरीज 1 में सेकंड टर्म आपके पास क्या है, 1/2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1/6 है और सीरीज 2 में जो सेकंड टर्म है वो क्या है, nx है। तो इट मीन्स कि फिर nx किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1/6 होगा। हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से nx किसके इक्वल आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 के ही इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि ये 2 1 क्या होगा, 2 होगा और 1/2 इंटू 1/6 हो जाएगा। तो nx की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 1/12 आ जाएगी। 2 6 12 होता है। अब सेकंड टर्म्स थर्ड टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो सीरीज 1 में थर्ड टर्म आपके पास है 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/6 होल स्क्वायर है। जबकि सीरीज 2 में जो थर्ड टर्म है वो आपके पास है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें कि राइट हैंड साइड पे आपके पास डिवीजन में 2 फैक्टोरियल है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और अब आपके पास यहाँ पे 1 इंटू 3 है, दिस इज नॉट पॉइंट, दिस इज शोज मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे ये जो डॉट है ये मल्टीप्लीकेशन को शो करता है। तो 1 3 क्या होगा, 3 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/6 का स्क्वायर है तो दैट विल बी 1/36 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 1 3 3 2 6। तो इट मीन्स के n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1/48 के इक्वल आएगा। 12 4 करेंगे तो क्या आता है, 48 आता है। अब सीरीज 1 से यानी जो सेकंड टर्म्स हैं उनको कंपेयर करके हमारे पास nx की वैल्यू क्या आ गई थी, nx की वैल्यू, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का, और इसको हम इक्वेशन बल्कि 4 का नाम इसको दे देते हैं और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 है nx इज इक्वल टू 1/12 है। मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड पे क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग लेता हूँ।
तो n स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1/12 का स्क्वायर करेंगे तो 1/44 आएगा। अब हम इसको पुट करते हैं या इस तरीके से हमने इस इक्वेशन 3 और इसको नाम दे दें इक्वेशन 5 का। इक्वेशन 4 और 5 को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास n और x की वैल्यूज आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि डिवाइड करना है 4 and 5, यानी डिवाइड 4/5, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 आपके पास क्या है, n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/48 है, और इक्वेशन 5 आपके पास n स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 1/44 है। जब भी हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में डिवाइड होती है और राइट हैंड साइड्स क्या होती हैं, आपस में डिवाइड होती हैं। तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और n स्क्वायर और n कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे n-1 डिवाइडेड बाय n रह जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 1/44 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 48 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी 1/44 डिवाइडेड बाय 48 आ जाएगा। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें यानी 1/44 डिवाइडेड बाय 48 करें तो दैट विल बी इक्वल टू 3 होगा, यानी 48 3 जर क्या होता है 144 होता है। तो n-1 डिवाइडेड बाय n क्या आ जाएगा 3। यहाँ से आप n सेकंड साइड पे जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3n आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3n माइनस n, ये n सेकंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो 3n माइनस n किसके इक्वल आएगा, 2n के इक्वल आएगा, 2n माइनस 1 के इक्वल आ गया। तो n क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन 3 थी, ये देखें जरा, इक्वेशन 3 किसके इक्वल थी, nx किसके इक्वल था, 1/12 के इक्वल था। तो n की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई, इंटू x इज इक्वल टू 1/12 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2/12 आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू -1/6 आएगी। अब हम जरा इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y+1 हमारे पास किसके इक्वल था, 1 + x होल पावर n के इक्वल था। तो यहाँ से y+1 किसके इक्वल आएगा, 1 + x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1/6 पुट करेंगे। तो 1 - 1/6 होल पावर n है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2 आ गई। तो इस n की जगह हम -1/2 को पुट करके सिंप्लीफाई करके जो गिवन फॉर्म है वो बनानी है। तो उसके लिए आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ से y+1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - 1/6 होल पावर -1/2 करते हैं तो 6 एलसीएम आ जाएगा, और ये 6 - 1 होल पावर -1/2 होगा। तो यहाँ से y+1 इक्वल आएगा 5/6 होल पावर -1/2 होगा। अब हमने ये जो पावर में नेगेटिव आ रहा है 5/6 के, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो याद रखें जब भी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं, यानी 5/6 को मैं अगर 6/5 लिखूं तो उससे जो पावर का साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। अब हमने यहाँ पर दिस इज द स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/2 को हम जब पावर 1/2 होती है तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे y+1 होल स्क्वायर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, 6/5 रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से y+1 होल स्क्वायर को a+b होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर एक्सपेंड करें तो a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a आपके पास y है, b आपके पास 1 है, तो दैट विल बी y² + 2y + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
राइट हैंड साइड पे 6/5 आएगा। अब 5 सेकंड साइड पे जाके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड पे 6 रह जाएगा, तो दैट विल बी 5y स्क्वायर प्लस 5 2 10y प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 6। अब 6 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 6 राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस होगा, तो यहाँ से 5y स्क्वायर प्लस 10y 5 माइनस 6 क्या होता है -1 होता है, विच इज द गिवन आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी को कंपेयर करें इसके साथ तो आपके पास वही आइडेंटिटी बन रही है। इस तरीके से हम बाइनोमियल सीरीज का यूज करते हुए इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे, यानी इसका प्रूफ करेंगे। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।